ओके, थैंक यू। ठीक है, ये रिपीट करूं क्या मैं? I'll just repeat it in one sentence. आपको मैंने रिएक्ट पढ़ाया। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट इज अ रिएक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें कंपोनेंट के अंदर कोई एक लोकल वेरिएबल की जरूरत है, और जो हमें चाहिए जब भी वो चेंज हो तो हम ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे कुछ रेंडर करें। तो फॉर दैट वी यूज स्टेट बेसिकली। प्रॉप जो है वो यूज किया जाता है व्हेन वी हैव टू पास सम वैल्यू और फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। तो अगर हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है, हम वहां से एक दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं विच वुड बी कॉल्ड एज चाइल्ड कंपोनेंट। अगर हमें यहाँ से यहाँ कुछ पास करना है तो वो हम यूज करते हैं, वो हम पास करते हैं थ्रू प्रॉप्स। तो ये दोनों जो चीजें हैं, दीज आर नेटिव टू रिएक्ट। तो हमें कुछ डिक्लेयर अलग से ऐसा नहीं करना पड़ता है आपको कि लेट स्टेट इक्वल टू समथिंग, राइट? आप ये लेट कीवर्ड यूज नहीं करते हो कभी भी, क्योंकि ये नेटिव चीज है रिएक्ट की। रिएक्ट ने ऑलरेडी इसको इसका डिक्लेरेशन अपने रिएक्ट की लाइब्रेरी में किया हुआ है, स्टेट करके ऑब्जेक्ट का, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो। प्रॉप्स का भी सिमिलर तरीके से इट इज अ नेटिव ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट। मतलब कि वो रिएक्ट की लाइब्रेरी ही आपको देती है, आपको ये अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती कि लेट प्रॉप्स इक्वल टू समथिंग समथिंग, राइट? ऐसा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कभी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू पास करनी है तो आप प्रॉप्स का यूज करते हो। ये कितने भी लेवल नीचे तक जा सकता है। अगर आपके ये एक कंपोनेंट है, उसके अंदर आपका ये एक कंपोनेंट है, और उसके अंदर अगर आपका ये एक कंपोनेंट है, तो आप इस ऊपर वाले कंपोनेंट से यहाँ एक वैल्यू पास कर सकते हो। यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पास हुई है वो यहाँ हो सकती है पास, यहाँ से जो वैल्यू है वो यहाँ पास हो सकती है, राइट? सो अगर आपको इस कंपोनेंट से, अगर यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट था और यहाँ से ये वैल्यू x पास करनी है, तो आप इसको पहले इसके वाले में पास कर सकते हो। ये यहाँ से इसके अंदर पास करता है और ये यहाँ से इसके अंदर पास कर सकता है। तो इस तरीके से वैल्यू आपकी पास हो सकती है एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, या फिर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको कोड में देखेंगे कि ये कैसे होगा। सो I'll call this function react props, which I have already created to explain you. So इस पूरे कंपोनेंट के अंदर अभी आप देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने react props 1 करके कंपोनेंट बना रखा है। इससे मैं एक रिटर्न के अंदर क्या लिखा है मैं एक दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, राइट? रिएक्ट प्रॉप्स 2 करके कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं लिखा है। पूरे डिव के अंदर, रिटर्न के अंदर एक ही डिव है, और इस पूरे डिव के अंदर एक ही मैं कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। और इस कंपोनेंट को के अंदर मेरे को अगर कोई एक प्रॉप पास करना है, कोई एक वैल्यू पास करनी है, प्रॉप भी भूल जाओ वर्ड, कोई वैल्यू पास करनी है अगर आपको, तो आप वो वैल्यू कैसे पास करोगे? जिस तरीके से आपके HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, बिल्कुल सेम तरीके से ही आप इसके अंदर वैल्यू पास करते हो। और ये जो आप वैल्यू पास करते हो, ये बेसिकली आपका प्रॉप्स कहलाते हैं। तो आपने जो भी आपका वैल्यू है वो आपने उसको नाम दिया, एक एट्रीब्यूट को एक नाम दिया नेम, और उसकी आपने वैल्यू लिख दी। और ये आपने इसके अंदर जिस तरीके से आपने ये स्ट्रिंग वैल्यूज होते हैं, इस तरीके से आपने ये नेम इक्वल टू टैग ग्रुप पास किया। अब आप ये देखो, रिएक्ट प्रॉप्स के अंदर अगर आप जाओगे और यहाँ पे अगर ये क्लास कंपोनेंट है, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स यूज करने के लिए पहले वाला जो रिएक्ट था उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स और सुपर के अंदर प्रॉप्स यूज करने की जरूरत थी। अभी वाले रिएक्ट के अंदर आपको ये लाइंस लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉप्स यूज करते हो तो आप डायरेक्टली प्रॉप्स यूज कर सकते हो। सो ये लाइंस की जरूरत पहले वाले रिएक्ट में थी, अभी वाले रिएक्ट में नहीं है। ये एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। सेकंड, अगर अभी आपको ये जो वैल्यू है, ये अगर आपने इस कंपोनेंट में से, रिएक्ट प्रॉप 1 कंपोनेंट से पास करनी है रिएक्ट प्रॉप 2 कंपोनेंट के अंदर, तो आप इसको यहाँ यूज कैसे करोगे? यहाँ पे आपको यूज कैसे करना है? यहाँ पे जो भी वैल्यू इस कंपोनेंट के अंदर पास हुई है, वो एक
प्रॉप्स करके एक जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी वो वैल्यू पास हो जाएगी। आपको डायरेक्टली, अगर आपने क्लास कंपोनेंट लिख रखा है तो आप उसके अंदर उसको दिस डॉट प्रॉप्स, अब प्रॉप, ये जो प्रॉप्स है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया इस कंपोनेंट के अंदर। अगर इस कंपोनेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है प्रॉप्स, तो आप उसको कैसे यूज करोगे, दिस डॉट प्रॉप्स। और उस प्रॉप्स के अंदर ये जो वैल्यू होगी जो आपने पास करी है इसके पहले वाले कंपोनेंट से, ये ये आपको एज अ की वैल्यू पेयर की तरह आपके प्रॉप्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, अगर अभी मैंने ये, मान लो मैंने नामा कर दिया इसको, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे भी नामा कर दिया, नेम की जगह इसको नामा कर दिया, इसको भी सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया, तो आप देखोगे मेरा कोड सही से चलना चाहिए। Let's see how to use prop. The value of a variable is coming as a prop from parent component and this child component is class component. हम class component के अंदर prop को कैसे यूज करना है वो देख रहे हैं। तो हमने prop पास किया और वो props को this dot props dot नामा यहाँ पे किया, और ये हमें दिख रहा है tag guru। ये जो वैल्यू है, ये prop की वैल्यू हमने जो पास करी थी वो आ रही है यहाँ पर। अब मैं अगर इसके अंदर ये डालता हूँ पारुल, तो मुझे वहां पे पारुल दिखना चाहिए। आई विल सेव दिस। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है पारुल। अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा कविता, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कविता। ठीक है, सो इस चीज का यूसेज क्या है, इस चीज का यूसेज क्या है। अगर मान लो आपके पास दो कंपोनेंट है, ये आपका एक कंपोनेंट है और ये आपका एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपका एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का काम है कि आपके पास एक ईमेल आपको भेजना है 1000 लोगों को। ठीक है, इन 1000 लोगों के लिए आपने पूरा ईमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स, जो भी। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम डालना है। आपका एक डेटाबेस है, यहाँ पे डीबी है। इस डेटाबेस से आप एक, ये एक कंपोनेंट है कंपोनेंट 1, ये आपका है कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 का काम है ईमेल सेंड करना। ठीक है, कंपोनेंट 1 का काम है कि एपीआई से किन किन लोगों को ईमेल सेंड करना है वो फैच करना। तो इसने डेटाबेस को कॉल किया, उसको वहां से रिप्लाई आया और इसके पास आ गए वो 1000 लोग जिसको ईमेल सेंड करना है। अब इसने क्या किया, इसने एक 1000, इसके पास नंबर आ गया, इसने एक एरे के अंदर ये सारे नाम स्टोर किए हुए थे। इसने क्या किया, इसने एक एक करके ये वाला जो कंपोनेंट था आपका, उस कंपोनेंट के अंदर आपकी आपके सिर्फ नेम पास किए। तो उसने नेम पास किए, जैसे ही वो नेम पास कर रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि ये एक कंपोनेंट, ये जो भी पहला वाला बंदा था उसको ईमेल चला गया है और उसके सामने एक टिक लग जा रहा है। तो वो जैसे ही ईमेल सेंड हुआ, यहाँ पे उस बंदे का जो नाम है, यहाँ पे नंबर 1 वाला जो नेम है, यहाँ से नेम उठा के उसने पास किया कंपोनेंट 2 के अंदर। कंपोनेंट 2 को जैसे ही वो नाम मिला उसके अंदर उसने ईमेल सेंड कर दिया। सेकंड वाला, तो इस कंपोनेंट ने एक 1000 लोगों के ऊपर लूप लगाया, ये सिर्फ नाम लेके आया। सेकंड काम जो कर रहा है वो कंपोनेंट 2 कर रहा है। कंपोनेंट 2 के अंदर उसने ईमेल सेंड किया सबको। ईमेल सेंड करने के साथ साथ आपके आपका ये जो स्क्रीन है, ब्राउजर स्क्रीन, इसके अंदर जिसको ईमेल जा चुका है उस इसके सामने ग्रीन टिक लगते जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो मेन बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें किस तरीके से आपका आप फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर सकते हो, वो आपको मैं बताना चाह रहा था कि इस तरीके से आप वैल्यू पास कर रहे हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, और वो दूसरा कंपोनेंट उसको किस तरीके से यूज कर सकता है बेसिकली। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्लियर है? हेलो? यस सर। कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, आप कितना भी बेसिक डाउट है तो पूछो, अगर नहीं पूछोगे तो निकल जाएगी चीज। ठीक है, तो अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल वैल्यू कैसे पास करनी है अभी हमने ये देखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगर हमें
सिंगल वैल्यू नहीं करनी। मान लो अगर हमें ये है अगर, ठीक है, सिंपल प्रॉप फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, ये हम देखेंगे यूजिंग से डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज क्या देखी कि अगर हमें क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज करना है तो आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर ये कैसे मिलता है? क्लास कंपोनेंट के अंदर आपको ये एज अ प्रॉप ऑब्जेक्ट मिलता है। इसको अगर आपको यूज करना होता है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, जो भी आपने जो भी एट्रीब्यूट का नाम दिया है यहाँ पर, जैसे अगर अभी मैंने यहाँ पे अच्छा मैंने कॉल, हाँ ये यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट जो भी है या प्रॉप का जो भी नाम है, मैंने अगर इसको नेम दिया है यहाँ पे, तो मुझे वहां पे यूज करना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे इसको फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करना है तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करूंगा मैं, वो अभी अपन देखते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपका ऊपर कंस्ट्रक्टर और सुपर का कुछ भी नहीं है। जस्ट एज अ सिंपल पैरामीटर इट विल कम इनटू योर फंक्शनल कंपोनेंट। तो प्रॉप्स के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली प्रॉप्स करके आपको ये मिलेगा। और ये प्रॉप्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप प्रॉप्स डॉट नेम करके यूज कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे, अगर मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ तो आपको नाम दिख रहा है पारुल करके, राइट। और ये मैंने कहाँ पे, यहाँ, इसको कविता करके चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे आपका जो कोड है वो क्या है? the value of the variable name is coming as a prop from the parent component and the child component is a functional component। functional component के अंदर हमने कैसे वैल्यू यूज कर रखी है इसकी? ये सब जो मैंने लिख रखा है, नेम वेरिएबल विदाउट यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग, ये है, सिर्फ यही चीज है जो कि मैंने ऊपर से वेरिएबल का नाम लिया, राइट। बाकी सब तो ये टेक्स्ट है बस, ये तो स्टैटिक है सब कुछ, राइट। यहाँ पे आपका props डॉट नेम करके कविता नाम आ गया। यहाँ पे आप दिस यूज नहीं करते हो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, ठीक। अभी ये यही है बस प्रॉप्स, यही है, और कुछ इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कविता करके नाम दिख रहा है। अभी जब भी हम प्रॉप्स यूज करते हैं ना, तो हम जावा स्क्रिप्ट का एक फीचर है विच इज कॉल्ड एज डी स्ट्रक्चरिंग, हम वो बहुत यूज करेंगे आगे जाके। रिएक्ट के अंदर अगर आपको यूज करना है तो रिएक्ट के अंदर डी स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। आप दोनों को पता है डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है? नो सर। पारुल आपको पता है? पारुल, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, पता है क्या आपको? हाँ ना? हेलो पारुल, हेलो। हेलो पारुल, आपको आवाज आ रहा है क्या मेरा? ओके, ठीक है, ठीक है पारुल। सो अभी हमने देखा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम प्रॉप कैसे यूज करते हैं। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ वो है डी स्ट्रक्चरिंग का। सो डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? कभी भी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डी स्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, बट इट विल बी यूज्ड व्हेन यू आर यूजिंग प्रॉप्स टू make your code more neat and readable and easy to understand। सो अगर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका मान लो ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू समथिंग नेम कोलन पारुल, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसके नीचे लिखा है से आईडी इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर से नेम और आईडी को अगर यूज करना है तो यू कैन यूज डी स्ट्रक्चरिंग। और वो आप डी स्ट्रक्चरिंग कैसे यूज करते हो? इस तरीके से यूज करते हो आप डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो
ये आप डिस्ट्रक्चरिंग एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हो। तो अगर आप इसको इस तरीके से यूज करते हो, नेम और ये होता है आईडी इक्वल टू आपका obj1, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग यूज करी है कोड के अंदर, तो आप बाद में इंस्टेड ऑफ यूजिंग, जैसे अगर ये आपका प्रॉप था ना, प्रॉप के अंदर प्रॉप आपका ऑब्जेक्ट था, तो आपको हर बार नीचे जैसे प्रॉप डॉट नेम इस तरीके से यूज करना पड़ता है, राइट। और अगर आपको आईडी यूज करनी है तो कैसे यूज करोगे आप, प्रॉप्स होता है, सॉरी, प्रॉप्स डॉट आईडी, राइट। इस केस में ये होगा obj1 डॉट नेम, अगर ये जो भी, अगर आपको ऑब्जेक्ट को भी अगर यूज करना है तो। लेकिन अगर आपने उसको डीस्ट्रक्चर किया हुआ है, तो आप इस नेम को डायरेक्टली आपके कोड में यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली नेम को यूज कर सकते हो, आप डायरेक्टली आईडी को यूज कर सकते हो एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि आपने उसको यहां से डीस्ट्रक्चर करके इन दो वैल्यूज को ऑलरेडी कोड में लिख लिया है। तो आप नीचे उस पर्टिकुलर कोड मॉड्यूल के अंदर इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये आपका डीस्ट्रक्चरिंग का यूसेज है। आपका लंबा लंबा अगर नाम होगा, नेम डॉट प्रॉप्स डॉट नेम डॉट दिस, और ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया प्रॉप्स डॉट नेम करके आपका नाम आ रहा था, यहाँ पे मैंने उसको डीस्ट्रक्चर भी किया हुआ है प्रॉप्स को, और आपका जो नेम है वो मेरे को यहाँ मिल रहा है। मैंने इस नेम को डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से यूज किया हुआ है, और तब भी ये मेरा चीज काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने विथ यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे मैंने डीस्ट्रक्चरिंग यूज करी है अपने कोड में। सो यहाँ पे भी आपको नीचे कविता ही नाम दिख रहा है सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अंडरस्टूड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था डीस्ट्रक्चरिंग का, जो आप यूज करोगे। अब इसके अलावा दिस वन मोर कॉन्सेप्ट, वो है कि अगर आपके पास, आपका एक और एडवांटेज क्या है, अभी मैंने आपको एक एडवांटेज तो ये, one second, हाँ, मैंने आपको एक एक एडवांटेज तो बताया कि ये अगर आपका एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, और ये अगर आपका एक कंपोनेंट है, एक सेकेंड, अगर ये आपका कंपोनेंट 1 है, ये अगर आपका कंपोनेंट 2 है, तो आपने रिएक्ट यूज करके आपको ऐसा क्या फायदा हुआ। एक सबसे बड़ा जो फायदा है आपका, जो आपको रिएक्ट यूज करके हो रहा है, वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, राइट। मान लो अगर आपके आपके पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आपके जितने भी लोग हैं आपकी क्लास में, मेन मान लो अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, और अगर आपके क्लास के अंदर 150 बच्चे हैं, उन 150 बच्चों का डेटाबेस है आपके पास यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, एक एपीआई से उन सब की डिटेल्स आपने फैच कर ली। अब आपके पास 150 बच्चों की डिटेल है, आपने एक सिंगल कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया है। उस सिंगल कंपोनेंट को सीएसएस करके आपने एक कार्ड बना लिया है, जिसमें यहाँ पे उसका फोटो आ रहा है, उसका नाम है, उसका आईडी है, उसके उसने कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अगर आपको आपके कॉलेज का एक डेटाबेस बनाना है, और अगर आपको लिंक्डइन जैसा एक नेटवर्क बनाना है जिसके अंदर आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, तो आप इतने सारे 150 कार्ड बनाने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, राइट। ऐसा कोई नहीं करेगा, राइट। सो रिएक्ट के अंदर आप क्या करोगे, एक सिंगल कंपोनेंट बनाओगे, और उस सिंगल कंपोनेंट के अंदर आप वैल्यू पास करोगे। एक तो आप उसका इमेज का यूआरएल पास कर दोगे, एक आप उसका नाम पास कर दोगे, नेम, एक उसका आईडी पास कर दोगे, एक उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स पास कर दोगे, और यहाँ पे इमेज यूआरएल, ये जो भी उसका इमेज यूआरएल होगा, ये चार चीजें आप पास करोगे एक कंपोनेंट 2 के अंदर। मान मान लो कंपोनेंट 2 हमने ईमेल के लिए बोला था, ये कंपोनेंट 3 है। ये कंपोनेंट 3 उन इन चार चीजों को एज अ प्रॉप लेके यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है, और ये डिस्प्ले अगर आपको होते हुए यहाँ दिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से इन सारे के सारे 150 बच्चों का जो पूरा डिटेल्स है वो आप डिस्प्ले करा सकते हो बाय जस्ट यूजिंग टू टू कंपोनेंट्स। आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और ये एक प्रोजेक्ट होगा बेसिकली जो मैं करना चाहता हूँ आपके साथ, इसीलिए मैंने आपको बोला था आप मैप फंक्शन यूज करके देखना। ये मैप फंक्शन यूज करके
इसलिए जरूरी था क्योंकि ये मैप फंक्शन बहुत स्ट्रांग है रिएक्ट के अंदर, आपको यूज होगा ये बार बार, जब भी आप एपीआई कॉल्स यूज करेंगे तब आपको यूज होगा ये। ठीक है, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको, सेम चीज को। मान लो आपके पास इस तरीके से एक डेटाबेस है, जैसे ऑल नेम्स, राहुल, पारुल, कविता, ऐसे करके हमारे पास 3 नाम है, राइट। अब ये 3 नामों को मुझे डिस्प्ले कराना है अगर, ठीक है, तो मैं डिस्प्ले किस तरीके से कराऊंगा? अब मैं इस वाले कंपोनेंट में डिस्प्ले नहीं करा रहा हूं, मान लो ये मैंने एपीआई कॉल करके ये मेरे पास 3 नाम आए हैं, अब मैं इन 3 नामों को किसी को पास करके एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ कोड। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं उसके ऊपर मैप फंक्शन लगा रहा हूँ, ऑल नेम्स, ऑल नेम्स मतलब ये जो एरे है, इस एरे के ऊपर मैप फंक्शन लगाया। पहला जो वैल्यू है उसका है वेल, मतलब जो भी जो भी इटरेशन होगा, पहला इटरेशन में ये मेरे पास आएगा वेल में, सेकंड में पारुल, थर्ड में ये स्ट्रिंग आएगी कविता, और वो मैं नीचे पास करके रिटर्न करा रहा हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरे पास वेल आया था यहाँ से मैप में से, वो मैंने पास किया यहाँ पर। तो इसके अंदर रिटर्न के अंदर क्या हो रहा है, पहली बार मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे राहुल, और राहुल पास करके मैं कॉल कर रहा हूँ रिएक्ट प्रॉप्स 2 को। ये मैप के अंदर दूसरी बार जाएगा, वेल में आएगा पारुल, यहाँ पे पारुल आएगा, फिर मैं रिएक्ट प्रॉप्स 2 को कॉल कर रहा हूँ, फिर आएगा कविता, फिर ये कविता पास होके इसको कॉल कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो हम सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। अब देख रहे हो आप यहाँ पर, एक सेकेंड, प्रॉप्स 2, हाँ ठीक है। अभी आप आपको एक चीज पता लगेगी, एक गलती क्या हुई है। 1 सेकेंड, हाँ, अभी यहाँ पे 3 बार कॉल हो गया हमारा फंक्शन, राइट। ये वाला ये वाला फंक्शन तो अलग है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, कुछ कुछ और कॉल हो रहा है क्या। सो मैंने अभी रिएक्ट प्रॉप 1 को कॉल किया है। रिएक्ट प्रॉप 1, ये जो रिएक्ट प्रॉप 1 है, इसके अंदर मैंने एक मैप फंक्शन से कॉल किया है रिएक्ट प्रॉप 2 को इस एरे के ऊपर, राइट। और मैंने इनको एज अ प्रॉप पास कराए हैं प्रॉप 2 को। तो पहली बार पहला वाला नाम राहुल जो था वो इसमें पास कराया, फिर इसको कॉल किया, दूसरी बार ये पास करा के ये कॉल किया, तीसरी बार ये पास करा के ये कॉल किया। जब सिंगल कविता को पास किया था मैंने, यहाँ पे आपने जब देखा था मैंने सिर्फ कविता को पास किया था, तो मुझे ये इस तरीके का एक सिंगल बॉक्स आ रहा था, राइट। अभी मेरे को एक एक दो और तीन बॉक्स आ रहे हैं, राइट। ये क्लियर है आपको, ये 3 बार कॉल हुआ है, हाँ या ना, आप दोनों क्लियर है ये 3 बार कॉल हुआ है अभी, क्योंकि मैप ने 3 बार इटरेट किया है इस एरे के ऊपर और यहाँ पे शो किया है, राइट, मतलब इसको दिया है। अब आपने नाम जो दिए थे वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? नेम वेरिएबल के सामने तो दिख नहीं रहा कुछ, तो प्रॉप पास ही नहीं हुआ है यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ? अगर हम देखेंगे, अभी आपको समझाने के लिए मैंने इसको नेम को नामा कर दिया था, राइट। और मैंने प्रॉप 1 के अंदर यहाँ जो मैंने पास किया हुआ है एट्रीब्यूट, इसको जो प्रॉप का मैंने यहाँ जो नाम दे रखा है, ये मैंने नेम दे रखा है। या तो मैं इसको नेम कर दूं यहाँ पे तो ये चलने लग जाएगा, या फिर मैं वहां पे नामा कर दूं। मैं इसको नेम करता हूँ अभी के लिए, और मैंने इसको अगर सेव कर दिया, तो अभी यहाँ पे जाके आप देखोगे, पहली बार ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट बना और रेंडर हुआ यहाँ पे, उसके अंदर मैंने जो वैल्यू राहुल पास करी थी वो आई। दूसरी बार वापस से ये पूरा कॉल हुआ कंपोनेंट, उसके अंदर मैंने जो प्रॉप पास किया था पारुल, वो उससे काउंट हुआ। उसी तरीके से इस तरीके से कविता, इस तरीके से अगर मेरे पास 1000 का डेटा होता या 10,000 लोगों का भी डेटा होता, तो भी इसी तरीके से कॉल होके मेरा इस पूरे स्क्रीन के ऊपर आ जाता, मुझे उसके लिए बार बार कोड नहीं करना पड़ता। सो
props are very useful for making components in React reusable. अगर हमें reusable component बनाने हैं तो props उसके अंदर बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये आया समझ में? ये क्लियर है? ओके, ठीक है। इसके बाद देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिमेनिंग इन प्रॉप्स, और वो है बेसिकली, वन सेकेंड, व्हाट इज डिफॉल्ट प्रॉप। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, अभी हम एक और जो कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स के अंदर वो है डिफॉल्ट प्रॉप्स का। ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया, अगर हमने यहाँ से हियर वी आर पासिंग प्रॉप, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डिफॉल्ट प्रॉप मैंने डिफाइन किया है जिसके अंदर इमेज का जो यूआरएल है वो मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है बेसिकली, ताकि आपको पता लगे। ये गूगल का इमेज है, राइट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हियर वी आर पासिंग प्रॉप गूगल इमेज यूआरएल। अगर अभी मान लो कि आपको अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट हैं और इन सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास इमेज है, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से आपके पास 600 स्टूडेंट का ही इमेजेस हों, 400 ने अपने इमेजेस अभी तक दिए ही नहीं है। तो क्या करोगे आप? आपने देखे हैं अभी तक जितने भी पोर्टल होते हैं, लिंक्डइन भी हो गया, उसके ऊपर आपको ऐसा इस तरीके का ऐसा कुछ तो डिफॉल्ट एक इमेज दिखेगा, ऐसा, राइट। ऐसा करके कोई कोई तो इमेज दिखेगा, राइट। ऐसा ग्रे कलर का इमेज दिखेगा कि ये एक प्लेस होल्डर है इमेज के लिए, आपको ऐसा दिखता है, राइट। फेसबुक में भी अगर आप इमेज नहीं डालोगे तो एक प्लेस होल्डर दिखता है, राइट। ऐसा नहीं दिखेगा कि इमेज इज नॉट देयर, ऐसा भी लिखा हुआ दिखता है कहीं कहीं, लेकिन नॉर्मली लोग उसके अंदर एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, राइट। सो अगर आपका हमने इस कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 के अंदर प्रॉप्स पास ही नहीं कराए तो कंपोनेंट 2 क्या करेगा, उसके लिए कंपोनेंट 2 के अंदर हम लिखते हैं डिफॉल्ट प्रॉप। तो अगर मान लो, हाँ, सो अभी अगर आपका कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, ये कंपोनेंट 2 को प्रॉप्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, या वैल्यूज आ रहे हैं कुछ तो यहाँ से कंपोनेंट 1 से। तो कंपोनेंट 2 को अगर कंपोनेंट 1 ने प्रॉप पास नहीं किया अगर कुछ भी, तो कंपोनेंट 2 क्या करेगा, उसके लिए फंक्शनैलिटी होती है डिफॉल्ट प्रॉप। तो अगर हमने कंपोनेंट पास नहीं किए पेरेंट कंपोनेंट से, तो वो डिफॉल्ट प्रॉप को यूज करके जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है, प्रॉप्स के अंदर जो भी कोड है वो डिफॉल्ट प्रॉप से एग्जीक्यूट कर लेगा बेसिकली। और ये बहुत जगह जो बहुत इजी आपका एक एप्लीकेशन आप देख सकते हो वो है कि जहां पे भी आपके पास कोई इमेज नहीं है तो आपको इसका इमेज का प्लेस होल्डर आप एज ए डिफॉल्ट प्रॉप डाल के दिखा देते हो, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द यूसेज जो डिफॉल्ट प्रॉप का है। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो डायरेक्टली एज जो हमने ये डिफॉल्ट प्रॉप यूज किया हुआ है। अगर हमारे पास इमेज यूआरएल नहीं आया तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने एक और इमेज ऑलरेडी डाली हुई है, नो इमेज अवेलेबल करके।
ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मतलब सर अगर इमेज नहीं दिखी तो जैसे अल्टरनेटिव नेम आता है जो अल्ट नेम डालते हैं। हाँ, अगर आपके पास जो भी आपकी, एक सेकेंड। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने डिफॉल्ट प्रॉप करके आपका एक कंपोनेंट बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या कर रहा था, यहाँ से मैंने दो चीजें करी। एक तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट, सॉरी, रिएक्ट प्रॉप्स 1 से मैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रॉप्स करके जो मैंने कंपोनेंट है वो कंपोनेंट के अंदर को मैंने कॉल किया है। तो ये डिफॉल्ट प्रॉप्स जो है मेरा, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है जिसको मैं कॉल कर रहा था। इसके अंदर मैंने यहाँ पे, ये क्या है, इमेज यूआरएल क्या है अपना, इमेज यूआरएल प्रॉप पास कर रहा हूँ मैं, राइट। ये जो स्ट्रिंग है पूरा यूआरएल का, ये एज अ प्रॉप पास हो रही है वहां पे, राइट, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ वहां पे डिफॉल्ट प्रॉप्स के अंदर टू यूज दिस इमेज, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल नहीं दिया था। और यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया, वी आर नॉट पासिंग एनी प्रॉप। मैंने डिफॉल्ट प्रॉप के अंदर